गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर 5 के डिस्कशन के साथ। और आपको पता ही है डिस्कशन के साथ साथ अपन जो सारे क्वेश्चन हैं उनके डिटेल सॉल्यूशंस देख रहे हैं ताकि आपका एक बहुत अच्छे से कंप्लीट रिवीजन हो जाए बिफोर यू एक्चुअली अटेम्प्ट द रियल IIT JEE मेंस, है ना। तो अच्छे से रिवाइज हो जाए, इस हिसाब से मैं आपको काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसी में पेपर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w। देन log ऑफ BCD टू द बेस a, है ना, इसका वैल्यू बताना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो भी इस तरह का जो प्रोफाइल है ना, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, d की पावर w। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से 4-5 चीज़ें अगर बराबर दे रखी हो तो उनको आप लैम्डा मान लिया करो। तो अपन ऐसे ही किया, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। ये अपन ने लैम्डा मान लिया। अपन लॉग ले लेते हैं ना दोनों साइड, तो आ जाएगा x और लॉग का बेस, क्योंकि a दे रखा है तो आप लॉग का बेस a मान लो, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ a बेस है, यह आ जाएगा y लॉग ऑफ b टू द बेस है, z लॉग ऑफ c टू द बेस है इज इक्वल टू w लॉग ऑफ d टू द बेस है लॉग ऑफ लैम्डा टू द बेस है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, क्योंकि BCD का लॉग बताना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, b को एक्सप्रेस कर लें इन टर्म्स ऑफ a की पावर, है ना। b को a की पावर की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो बेटे b को a की पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ से देखो ना, यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ है मेरे सामने, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y। तो b को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a की पावर, है ना। तो दोनों साइड क्या करें अपन, दोनों साइड अपन जो है इस इक्वेशन के ले लेते हैं अपन yth रूट, है ना। दोनों साइड अपन ने yth रूट लिया, तो इससे क्या होगा कि इधर क्या बन जाएगा, a की पावर x की पावर 1/y और बेटे b की पावर y, है ना। और पावर की पावर बेटे क्या होती है, मल्टीप्लाई, है ना। तो y को मल्टीप्लाई करोगे अगर 1/y से तो कितना आ जाएगा अपने पास 1, है ना। 1/y इंटू y हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पर ही पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो a की पावर x इंटू 1/y से क्या आएगा, a की पावर x अपॉन y। ओके, तो अपने निकाल लिया b को इन टर्म्स ऑफ a की पावर। इसी तरह से सिमिलरली c को भी लिख सकते हैं क्या अपन, c को भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेटे अपन ने क्या किया, इन दोनों को बराबर देखो, c की पावर z इज इक्वल टू a की पावर x। तो बेटे c कितना हो जाएगा आपका, a की पावर x अपॉन z, ऐसा होगा। फिर d को लिख सकते हैं क्या, d को देखो, d की पावर w इज इक्वल टू a की पावर x। दोनों साइड wth रूट ले लिया, तो wth रूट लेके कितना आएगा, a की पावर x अपॉन w। और अपन ने वो पिक्चर बना ली, लॉग ऑफ बेस a और BCD, है ना। बेटे b क्या आ रहा है, a की पावर x/y, c कितना आ रहा है, a की पावर x/z और d कितना आ रहा है बेटे, a की पावर x अपॉन w, है ना। और क्योंकि सब बेस सेम है तो बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड। तो अपन ने पावर्स को ऐड कर दिए, ये आ रहा है a और a की पावर, यहाँ पर सारी पावर्स जो उनका नाम है x/y प्लस x/z प्लस x/w। और वी कैन क्लियरली सी कि भाई a की पावर n का लॉग बेस a कितना हो जाएगा बेटे, n ही हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इन सब में बेटे क्या x कॉमन ले सकते हो, x इंटू 1/y, ये लिखा है x इंटू 1/z, ये लिखा है x इंटू 1/w। ऑप्शन देखो क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय 1/y 1/z 1/w, है ना। तो C ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह से अपन सवाल को कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग लेके, या फिर अपन a की टर्म में एक्सप्रेस कर लें इन सबको, है ना, BCD को। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा लॉग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक का भी है और सीक्वेंस सीरीज का भी है ना। तो क्या दे रखा है अपने को, ज्योमेट्रिक एक क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा है x² प्लस x प्लस 1, अगला है x² प्लस 2x प्लस 3 एंड सो ऑन। थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक ब्रैकेट में x² का कोफिशिएंट कितना है 1। तो बेटे ब्रैकेट में कितने ब्रैकेट है, 1 2 3, तो कितने ब्रैकेट है इसमें 20। तो बेटे x² प्लस x² कितनी बार जोड़ा, 20 बार। तो 20 बार जोड़ के बहुत आसानी से कितना आ जाएगा, 20x² प्लस x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का बेटे कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 2 3 से लेकर के 20,
ये तो पहले 20 नेचुरल नंबर है। फिर अगला एब्सोल्यूट टर्म देखा 1, 3, 5 से लेकर के 39 है ना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है पहले कितने ऑड नेचुरल नंबर, पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर लिखे हैं ना, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। तो बेटा आपको पता है कि ऑड नंबर का सम पहले n ऑड नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो पहले कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं 20 है ना, तो 20 पहले 20 ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अच्छा इसको भी लिखते हैं, पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो आएगा n प्लस 1/2 प्लस बेटे ये कितने 20 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4500। तो यहाँ से 2 कट गया है ना, 10 से अपन डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 10 से डिवाइड किया तो ये आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21x और 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 40 और यहाँ से 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 450। अब इसको इधर ले आते हैं यार, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 410 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझना है कि दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कितना है बेटे, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस 820, ठीक है। और बेटे सम जो नंबरों का है वो कितना है 21, तो आराम से दिख रहा है ना 21 प्लस के 21 को कैसे लिख लें, प्लस 41 और माइनस 20। देख रहे हो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो कैसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे, है ना, ऐसे लिख लो, माइनस 20x और माइनस 410 इज इक्वल टू 0। बेटे इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x है ना, तो लिखा है x इंटू 2x प्लस 41। बेटे यहाँ पर क्या 10 तो कॉमन आ ही रहा है, 20 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 10 कॉमन आ रहा है, माइनस 10 इंटू 2x प्लस 41। अब इन दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, 2x प्लस 41 और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो x इज इक्वल टू दिख रहा है भैया, तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, x आ रहा है माइनस 41/2 या 10 है ना। अब माइनस 41/2 बेटे माइनस 41/2 कितना होगा, माइनस 20.5 है ना, पर नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस 20.5 कहीं दिया ही नहीं, बस केवल कौन सा आंसर दे रखा है 10। तो भाई आंसर कुल मिला के इस सवाल के कितने थे, 2, लेकिन ऑप्शन में एक ही मेंशन्ड है, इसीलिए हम एक ही ऑप्शन को टिक करेंगे और वो आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्रेशन का सवाल, बस आप ध्यान रखना पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1/2 और पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले काम आए। अभी तक तो पेपर के क्वेश्चन आसान ही है। द इक्वेशन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस साइन 2x प्लस के मस्ट हैव रियल सॉल्यूशंस इफ, है ना। तो इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस होने चाहिए, के का रेंज बताना है अपने को। ऑप्शन देखो, के का रेंज पूछा है, तो भाई साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, बेटे इसको ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, है ना, और प्लस साइन 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। बेटे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 माइनस, और इसमें बेटे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि ये बन जाए 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या लिखा है बेटे, साइन 2x, है ना, तो 1 माइनस, बेटे साइन 2x को मान लेते हैं अल्फा, तो ये लिखा है ये प्लस अल्फा प्लस के, है ना, इज इक्वल टू 0, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आएगा माइनस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 के इज इक्वल टू 0।
अब इसमें क्या किया अपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, और परफेक्ट स्क्वायर बेटे कैसे बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 से बनेगा। तो दोनों साइड अपने 3 ऐड कर दिया, तो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 3। अब बन गया परफेक्ट स्क्वायर। चार अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 3, है ना। अब आपको याद आना चाहिए, है ना, कि जो साइन 2x है बेटे उसका जो रेंज होता है ना, साइन 2x का रेंज कितना होता है, -1 से लेकर के 1। तो यहाँ पर एक नंबर है अल्फा, उसका रेंज है -1 से 1। उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब एक इंटरवल है -1 से 1, उसमें से आपने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1 कितना आएगा, -2, और 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इस इंटरवल में से एक घटाने पर ये इंटरवल बनेगा। अब बेटे इस इंटरवल का स्क्वायर सोचो आप, तो बेटे -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 0 का स्क्वायर आएगा 0। ये बन रहा है 2k प्लस 3। तो कुल मिला के बात ये कि 2k प्लस 3 जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से 4 होना चाहिए। बेटे 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा। फिर बेटे हाफ से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा -3/2 से लेकर के 1/2। तो यानी कि k का वैल्यू क्या है, -3/2 से हाफ, है ना। तो -3/2 से हाफ। भाई इसने क्या किया, एक चालाकी करी है इस सवाल के अंदर। मैंने आपको बताया था इस तरह की चालाकी एग्जामिनर कैसे करता है। एग्जामिनर आपको देगा सबसेट, क्या देगा आपको, सबसेट ऑफ आंसर, जो भी करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो k का वैल्यू ये सब है, इसके लिए आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो मान लो k का वैल्यू अगर मैंने बोल दिया कि माय लॉर्ड k का वैल्यू 0 से हाफ है, तो बेटे आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि -3/2 से हाफ में अगर आंसर आ रहा है तो 0 से हाफ में तो आंसर आ ही रहा है, क्योंकि ये इंटरवल जो है इसी का सबसेट लिखा हुआ है, इसी का पार्ट लिखा हुआ है। तो ये भी बोलना करेक्ट ही होगा, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के लिए आंसर आएगा। ओके, तो अब देखते हैं अपन कि -3/2 से हाफ का कोई सबसेट दे रखा है क्या। बेटे ये सबसेट नहीं है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 के लिए आंसर आएगा, जबकि हमें पता है कि 1 के लिए आंसर नहीं आएगा। बेटे ये भी गलत हो जाएगा, ये कह रहा है कि -2 के लिए आंसर आएगा। क्या कह रहा है ये, -2 के लिए आंसर आएगा, जबकि हमारा जो आंसर है वो कह रहा है -2 के लिए आंसर नहीं आएगा। बेटे तो क्लियरली आंसर नहीं है, तो हाफ से बहुत बड़ा है। इसको देखो, मॉड के लेस देन हाफ। बेटे किसी नंबर का मॉड अगर हाफ से कम है तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि k बिलोंग्स टू -हाफ से हाफ। तो -हाफ से हाफ वेरी क्लियरली इसका सबसेट है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बेटे इससे अपन ने क्या सीखा, हमेशा ध्यान रखो कि एग्जामिनर ने कहीं जो करेक्ट इंटरवल है उसका कोई सबसेट तो नहीं दिया, क्योंकि सबसेट भी सही आंसर में काउंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो इसके अंदर, कि आप x का वैल्यू सेलेक्ट करते हुए चलो, है ना। जैसे मान लो मेरे दिमाग में दुनिया का सबसे सुंदर नंबर आया, x = 0, एंगल की टर्म में बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे सुंदर एंगल क्या है, 0। तो बेटे 0 के लिए साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, cos 0 1, साइन 0 0 प्लस k = 0। तो ये क्या कह रहा है, k = -1, है ना। क्या कह रहा है ये, k = -1 आंसर है। k अगर -1 हो गया तो सॉल्यूशन है। तो -1 के लिए बेटा क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। -1 के लिए बेटे ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक 90 रख दिया अपन ने, 90 रख के कितना आ रहा है, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, cos 90 0, और साइन पाई भी कितना हो जाएगा 0, प्लस के अगेन के -1 आ गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अपन ने क्या किया, 45 रख दें, चलो इसमें 45 रख देते हैं। तो 45 रख के कितना आ रहा है, साइन 45 1/√2 1/2 1/4 प्लस 1/4, और साइन 90 कितना होगा 1 प्लस k 0। तो k कितना आ गया बेटे, -3/2। क्या आ रहा है, -3/2।
-3/2, तो ये आंसर दिख रहे हैं, ये आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, कि आंसर -3/2 है ना, ये आंसर दिख रहा है। ये आंसर तो पहले से ही नहीं दिख रहा था, दूर तक नहीं है। अपने को के का पॉजिटिव वैल्यू देखना होगा, तो उसके लिए अपने को इसको अपने को नेगेटिव बनाना होगा। तो अपने क्या 3π/4, 3π/4 या 3π/4 के लिए कितना आएगा, हाँ 3π/4 रख दिया, तो के 3π/4 रखा तो साइन कितना आएगा 1/√2, तो अगेन ये आएगा 1/4, कॉस भी आएगा 1/4, और साइन 3π/2 कितना होता है -1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटे -½ प्लस का हाफ, तो के प्लस हाफ आ रहा है, ठीक है, के प्लस हाफ आ रहा है, यानी कि ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, और के प्लस हाफ आ रहा है, ये आंसर करेक्ट है ना। अपने को इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या के -3 हो सकता है भाई, इससे कोई अप्रोच नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना ही पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको इसका रेंज निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an acute angle triangle ABC, point DEF are feet of perpendiculars from ABC onto BC, AC, AB respectively. H is intersection of ADB. Sin A is this equal to 3/5 and BC is equal to 39. हाँ भाई क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड डाले अपन ने, एक एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, और ये आपका तीसरा एल्टीट्यूड। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और डी कहाँ से डाला गया है, ए से, ई कहाँ से डाला गया है, बी से, डी ई एफ है ना, इस तरह से। एच इज इंटरसेक्शन, तो कुल मिला के एच बेटे क्या है, ऑर्थोसेंट्री है ना, और साइन ए है ना, ये वाला एंगल जो है ये अपना क्या है, प्यारा सा एंगल 37 डिग्री है ना, और बी सी, इसका वैल्यू दे रखा है अपने को, इसका वैल्यू दे रखा है अपने को 39 है ना। तो अपन ने सवाल का एक मानचित्र बना लिया, एक डायग्राम बना लिया, एक पिक्चर बना ली, ए एच का वैल्यू बताना है। तो बेटे मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है, कि ए एच है ना, ये ए एच क्या है बेटे, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस है ना। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था, आपको याद आ गया होगा। वैसे तो ये काफ़ी मुश्किल है याद रखना। ए एच कितना होता है बेटे, 2r cos A, क्या होता है ए एच, 2r cos A है ना। तो और बी एच कितना होता है बेटे, 2r cos B, और सी एच कितना होता है बेटे, 2r cos C है ना। अगर आपको याद है तो करते हैं इसको, है ना। एक साइन रूल याद आ गया होगा, आर निकालना है ना, आर निकालने का मतलब बेटे क्या होता है, साइन रूल है ना। तो साइन रूल में अपने देखा है ए अपॉन साइन है बेटे कितना होता है, इज इक्वल टू 2r है ना। तो अपने को देख रहे हो, ए दे रखा है, साइन दे रखा है, तो बेटे इसको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, cos A से, तो कितना आ जाएगा, a बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय cos A इज इक्वल टू हो जाएगा 2r cos A। अच्छा a बाय साइन ए है ना बेटे, a की वैल्यू रख दी अपन ने 39, साइन ए की वैल्यू रख दी अपन ने 3/5, और cos A की वैल्यू रख दी अपन ने 4/5 इज इक्वल टू 2r cos A। अच्छा बेटे 5 कट गया, 39 से कितना आ जाएगा 13 इंटू 4 बेटे कितना हो जाएगा 2r cos A। तो 13 4 का कितना हो जाएगा 26 का डबल 52, ठीक है, अपना आंसर है सी ऑप्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो कैसे अपन डिराइव करें कि ए एच का वैल्यू क्या होगा, है ना, वो मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है ना। ए एच पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में ए एच एक साइड बन के आ रहा है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए एच एक साइड बन के आ रहा है। फिर बी के सामने बी देखें आप, और ये एंगल क्या है, आगरा, तो आराम से दिख रहा है आगरा और फूपा के बीच में दूरी कितनी है, बी कॉस सी है ना, दिख रहा है बी कॉस ए, सॉरी है ना, ये आ जाएगा बी कॉस ए, ये बराबर आ गया अपना ए एफ, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक एंगल और देखना होगा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये वाला एंगल देखा तो आराम से दिख रहा है ये वाला एंगल कितना है, बॉम्बे, तो बेटे ये 90 है। आगरा बॉम्बे दिल्ली में देखो ट्राइंगल, आगरा बॉम्बे दिल्ली में देखो बेटे बॉम्बे ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बी, ठीक है, 90 माइनस बी।
अब तो बहुत क्लियर हो गया सवाल, ये साइड लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर अपने को एक साइड पता है और एक एंगल पता है तो सारी साइड अपन निकाल सकते हैं ना। तो ए एच बेटे क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बेटे ए एफ क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, कॉस थीटा, है ना। तो लिखते हैं अपन कॉस ऑफ 90 माइनस 92, इस एंगल का कॉस थीटा बराबर होगा बेस, यानी कि बेस क्या है बेटे, बी कॉस ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे, ए एच, है ना। तो ए एच कॉस 90 माइनस थीटा बेटे कितना हो जाएगा, साइन बी, बी कॉस ए डिवाइडेड बाय ए एच। तो आगे आपका ए एच है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ए एच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, और पटाख से b बाय साइन ए कितना हो जाएगा, 2r। तो आगे आपका 2r मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ a, ओके। लेंथ ऑफ ए एच इज, तो ए एच निकाल दिया अपने 52 है ना। तो भाई अपन ने यही इस सवाल से सीखा कि ऑर्थो सेंटर का बेटे डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस होता है 2r cos a, 2r cos b, 2r cos c, और ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंसेस फ्रॉम साइड्स, जैसे h का डिस्टेंस फ्रॉम BC है, तो h का डिस्टेंस फ्रॉम BC क्या होता है, 2r cos b cos c। h का डिस्टेंस फ्रॉम AC कितना होता है, 2r cos a cos c। h का डिस्टेंस फ्रॉम साइड लेंथ AB क्या होता है, 2r cos a cos b, ठीक है। तो ये याद रखने अपने को, पीडियल ट्रायंगल में पढ़ा था अपन ने, रिवाइज कर लें आप पीडियल ट्रायंगल, ठीक है। ऑल द 5 डिजिट नंबर्स इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट, बेटा ये PNC का सवाल आ गया अपना, इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रेडिसेसर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। 97th नंबर इन द लिस्ट डज नॉट कंटेन द डिजिट, बहुत ही फंडू सवाल। ऑल द 5 डिजिट नंबर इन विच ईच सक्सेसिव, बेटे आप जो है कैसे सक्सेस कैसे आती है, सक्सेस मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो ये क्या है, सक्सेस। क्योंकि आप कैसे पढ़ते हो, उर्दू थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में तो क्या है, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। तो ये वाला डिजिट इज सक्सीडिंग दिस, ये वाला डिजिट इज सक्सीडिंग दिस, तो राइट वाले जो हैं वो सक्सेसिव डिजिट्स हैं टू द लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स, है ना। एक्सीड्स इट्स प्रेडिसेसर, है ना, आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑल द 5 डिजिट नंबर इन विच ईच सक्सेसिव, देख रहे हो बेटे, हर नंबर जो है पीछे वाले नंबर से क्या बड़ा है, पर आपको ऐसे नंबर के अलावा और भी नंबर लेने हैं, है ना। यहां देख रहे हो बेटे, जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो, है ना, ज्यादा भी हो सकता है बेटे, ये भी हो सकता है ना, देख रहे हो, हमेशा अंतर 1 हो ऐसा नहीं है, अंतर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बेटे जो 5 डिजिट के जो नंबर हैं जो इस शक्ल के हैं, पहले तो अपन उनकी क्वांटिटी एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचो, अगर आप यहाँ पर बढ़ा रहे हो, है ना, नंबरों को बढ़ा रहे हो, तो टोटल डिजिट कितने होते हैं बेटे, 0 1 2 3 से लेकर के 9, ये टोटल डिजिट्स होते हैं। अब बेटे अगर आप डिजिट्स को बढ़ा रहे हो, है ना, और अगर मान लो आपने सेलेक्ट किए, तो पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट 5 डिजिट्स, पहला काम तो ये करना है, 5 डिजिट को सेलेक्ट करना है। मान लो आपने 0 को सेलेक्ट कर लिया, है ना, मान लो आपने सेलेक्ट किया 0 2 4 6 9, ठीक है, मान लो आपने ये सेलेक्ट किए, तो बेटे फिर आप क्या करोगे, नंबर बनाने के लिए, है ना, 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप इन 5 डिजिट्स को अरेंज करोगे। और अरेंज कैसे करेंगे बेटे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा वाला, फिर बढ़ाते हुए ना, तो कितना आएगा, 0 2 4 6 9, ये आएगा। तो बेटे 0 2 4 6 9 जब नंबर आया, ठीक है, तो क्या इसको 5 डिजिट का नंबर कहेंगे, क्या ये है एक्चुअली में 5 डिजिट का नंबर, नो, नॉनसेंस। ये तो कितने डिजिट का नंबर है, ये तो 4 डिजिट का नंबर है। तो अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है, जब भी अपन 5 डिजिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को क्या है, यहाँ पर, है ना, इस जगह पर जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए,
0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया में होते 10 डिजिट हैं, ठीक है, दुनिया में होते 10 डिजिट हैं, पर बेटे ये 10 डिजिट है ना फिलहाल अपने काम के नहीं है, क्योंकि इनमें अगर 0 आपने ले लिया, 0 आपने ले लिया तो आपका डिजिट जो है 5 डिजिट नंबर न रह करके 4 डिजिट जाएगा। तो कितने नंबरों में से हमें जो है डिजिट सेलेक्ट करने, कितने डिजिट्स में से हमें 5 डिजिट सेलेक्ट करने, हमें इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ना टोटल कितने डिजिट हो गए बेटे 9 डिजिट्स। कितने डिजिट हो गए ये 9 डिजिट्स। टोटल हमें 9 डिजिट्स में से 5 डिजिट सेलेक्ट करने। ऐसा क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। जीरो जो है हाईएस्ट फेस वैल्यू पर नहीं आ सकता। जीरो हाईएस्ट फेस वैल्यू पर होता है तो वो नंबर जो है उन सर्टेन डिजिट्स का नहीं कहलाता, एक डिजिट कम का कहलाता है। ठीक है भाई, तो पहला काम कर लेते हैं अपन। तो कितने डिजिट है बेटे अपने पास? 9। कितने सेलेक्ट करने बेटे? 5। तो 9 में से 5 चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? 9C5। तो अब तक अपन ने क्या किया? अब तक अपन ने डिजिट सेलेक्ट कर लिए। मैंने 9 डिजिट्स के बोरे में हाथ डाला और 5 निकाल ली। मान लो मैंने निकाला 5, 2, 3, 4, 8 है ना। मान लो मैंने बोरे में से इन 5 को निकाला। तो बेटे जब मैं 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा और वो कैसा होगा? ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रेडिसेसर। तो ऐसा नंबर अगर मैं बनाऊंगा तो वो नंबर दिखेगा कैसा? सबसे पहले लिखना होगा आपको 2, फिर लिखना होगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। अर्थात उन 5 को सेलेक्ट तो आप कर लो, पर अरेंज करने का तरीका कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये तो हो गए आपके वेज टू सेलेक्ट, वेज टू सेलेक्ट 5 डिजिट्स। ठीक है बेटे, और मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट। अब उन 5 चीजों को 5 जगहों पर रखने का तरीका क्या है? एक ही है, वेज टू अरेंज। क्यों बेटे एक ही है? क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि खुला मचा दो कि ये लो कर दिया अरेंज, 5 चीज़ों को 5 जगह 5 फैक्टोरियल। आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। तो 9C5 का वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे। 9C5 कितना हो जाएगा? 9C5 क्या होगा बेटे? 9C5 9C4 सेम होते हैं। 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1। तो बेटे 4 2 ज़ा 8 और 3 का 2 है ना। तो 14, 9 इंटू कितना आ रहा है बेटे? 14, और 49 का कितना हो जाएगा बेटे? 126। ठीक है भाई। तो टोटल तो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। जो नंबर हैं उनकी लिस्ट जो है, जैसे डिक्शनरी प्रॉब्लम था, याद है आपको डिक्शनरी प्रॉब्लम कि पहले ABCDE आएगा, फिर आपका ए से बनने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर आपका B से आएंगे। तो ये भी एक डिक्शनरी प्रॉब्लम की तरह। सबसे पहले क्या होगा, आप जब नंबर बनाएंगे तो टोटल डिक्शनरी में कितने नंबर्स हैं? 126। ठीक है। और इसने पूछा है कि कौन से पायदान पर, कौन सी पोजीशन पर आपका 97th, जैसे वर्ड प्रॉब्लम था 97th वर्ड, वैसे ही यहाँ पर इसने पूछ लिया 97th नंबर। ठीक है, ओके। तो क्या बोला है अब इसने? अगला स्टेप बोला है कि आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि छोटे नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो बताओ बेटे, अगर आपने ऐसी डिक्शनरी बनाई जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं, कितने नंबर लिखे हुए हैं? 126, और उनमें सबसे छोटा नंबर तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे। तो बताओ उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? यस, यू आर राइट, सबसे छोटा नंबर ये होगा। इसके बाद वाला नंबर बताओ बेटे। सबसे पहले आएगा 1 2 3 4 5, फिर इससे जस्ट बड़ा बेटे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा 1 2 3 4, 6 के बाद 7, 1 2 3 4 8, फिर आएगा 1 2 3 4 9, फिर क्या आएगा बेटे? देखो 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, इसको छेड़ दो। हाँ भाई, अगला जो डिजिट है डिक्शनरी के अंदर जो आएगा वो थोड़ा सोचिए आप, है ना। 4 तो खत्म हो गया है ना, मैंने क्या फिक्स कर दिया था? मैंने 1 2 3 4 फिक्स कर दिया था। अब 4 खत्म हो गया, तो जो अगला जो बड़ा नंबर होगा इससे, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे? 5। ठीक है, पर अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो नंबर है वो आपको क्या लेना पड़ेगा?
ठीक है, वो आप ले लो। 5 के बाद आप जस्ट बड़ा नंबर 6 ले लो। तो ये है फर्स्ट नंबर इन द डिक्शनरी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और ये 6th नंबर इन द डिक्शनरी है। ठीक है, ओके। तो द 97th नंबर, बेटे डिक्शनरी जो है उसमें ज़्यादा नंबर नहीं है। डिक्शनरी में टोटल कितने नंबर है? 126। तो अपने को कौन सा नंबर बताना है? 97। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब बहुत आगे जा करके आएगा। ओके, तो बेटे जब आपने डिक्शनरी खोली होगी, जस्ट इमेजिन कि जो हाईएस्ट फेस वैल्यू बेटे, हाईएस्ट फेस वैल्यू, तो हाईएस्ट फेस वैल्यू पे जो नंबर दिख रहा है बेटे, अभी फिलहाल डिक्शनरी खोलते ही वो नंबर क्या दिख रहा है? 1। ठीक है, ये कहाँ पर है? हाईएस्ट फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो क्या होगा? जो सबसे छोटे नंबर होंगे स्टार्टिंग में आएंगे, हाईएस्ट फेस वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगे, और 1 से स्टार्ट होने वाले अपन ऐसा करते हैं सारे नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाले। तो बेटे जब 1 से स्टार्ट होने वाले निकालने ही है तो 1 को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना है? 1 से क्या करना है अपने को? 1 से बड़े नंबर लेने हैं। ठीक है, 1 से बड़े नंबर यहाँ पर आएंगे। कितनी जगहों पर आएंगे? 1 2 3 4। बॉक्स मेथड से जा रहे हैं अपन। 1 से बड़े 4 नंबर। अच्छा, 1 से बड़े दुनिया में होते कितने डिजिट्स हैं? बेटे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से बड़े कितने डिजिट हो गए बेटे? 8। ठीक है, तो 8 में से अपन ने क्या किया? कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है अपने को? 4। तो कितने सेलेक्ट कर लिए अपन ने आउट ऑफ 8? 4। कितने चाहिए थे अपने को? 4 चाहिए थे। अवेलेबल ऑप्शंस कितने थे बेटे? 1 से बड़े कितने नंबर होते हैं? 1 से बड़े कितने डिजिट होते हैं? 8। तो 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। तो और बेटे फिर उन नंबरों को क्या किया अपने? अरेंज कर दिया, है ना। और कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? मान लो आपने नंबर लिए 2 5 9 और 3, ये नंबर लिया आपने। तो बेटे जब आपने 4 नंबरों को सेलेक्ट किया तो उनको जब आप यहां रख रहे हो तो कितने तरीकों से रखोगे? एक ही तरीका है। ओके, 1। कैलकुलेट कर लेते हैं। 8C3, 8C3 कितना होगा बेटे? 8 फैक्टल 4 फैक्टल 4 फैक्टल, ये कितना आ जाएगा बेटे? 8 7 6 5। और डिवाइडेड बाय बेटे कितना हो जाएगा? 4 3 2 1, है ना। तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 7 5 35, 35 इंटू 2 बेटे कितना हो जाएगा? 70। तो अपन ने ये पाया कि भाई जो नंबर हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 70। बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो हमें अब ये देखना होगा कि डिक्शनरी में 70 वर्ड्स आर देयर, 70 नंबर्स आर देयर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो सोचो 71वें पायदान पर, 71st पायदान पर जो नंबर होगा बेटे वो क्या होगा? 1 खत्म होने के तुरंत बाद डिक्शनरी में, जैसे डिक्शनरी क्या होती है बेटे, उसमें कैसे स्टार्ट होते हैं सारे वर्ड्स? ए से। तो हमने निकाल लिए सारे नंबर्स जो ए से स्टार्ट होते हैं। कितने नंबर्स हैं? 70। अब डिक्शनरी में जैसे ही ए से खत्म होने वाले वर्ड्स, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म होते हैं, तुरंत किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ जाते हैं? बी से। तो वैसे यहाँ पर 1 के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या आप बता सकते हैं उस डिक्शनरी में, जिस डिक्शनरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रखने हैं, 2 के तुरंत बाद, यानी कि 71st पोजीशन पर जो नंबर है वो क्या होगा? स्टार्ट होगा 2 से। अब सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो 2 से बड़ा है वो क्या हो जाएगा? 3। सबसे छोटा नंबर जो 3 से बड़ा है क्या है? 4। सबसे छोटा नंबर जो 4 से बड़ा है क्या है? 5। सबसे छोटा नंबर जो 5 से बड़ा है क्या है? 6। तो 71st पोजीशन पर ये नंबर आएगा 2 3 4 5 6। ऑल राइट, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, अब लिख रहे हैं अपन नंबर्स स्टार्टिंग विद 2। बेटे अपन ने ऐसा किया, 2 को घेर लिया, फर्स्ट पोजीशन पे लपका दिया, और बाकी कितनी जगह बची? 4। ओके बेटे, दुनिया में 2 से बड़े कितने कितने नंबर हैं? 2 से बड़े भाई 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 से बड़े कितने नंबर हो गए? 7। तो बेटे इन नंबरों को भरने के लिए 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 4 5 6 7 8 9। और कितने डिजिट चाहिए अपने को? 4। 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्ट 4 करने। और बेटे सेलेक्ट कर ली मान लो आपने, अरेंज करने का तरीका क्या होगा? एक ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने को करना क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटे 7C4 कितना हो जाएगा? 7C3, यह आ जाएगा 7 × 6
7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा बेटे 35। ओके, तो यानी कि अगर डिक्शनरी में पहले क्या होगा, 70 1 से स्टार्ट होने वाले, 35 बेटे 2 से स्टार्ट होने वाले, तो बेटे 70 प्लस 35 कितना हो गया, 105 हो गया। पर अपने को कहाँ पर रहना था, अपने को तो 97th पर रहना था। ओके, तो जब मैं 71st, 72nd, 73rd, 74 से लेकर के 105 तक जा रहा था, तो बीच रास्ते में 97 पड़ा होगा भाई, पहला माइलस्टोन, दूसरा माइलस्टोन और 105वां माइलस्टोन, तो रास्ते में पड़ेगा ना 97th। तो इससे अपने को ये क्लियर हो गया कि 97th जो नंबर है बेटे, वो किससे स्टार्ट होने वाला है, कौन से डिजिट से स्टार्ट होगा, वो जरूर 2 से स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है भाई, चलो इतना तो अपने को पता चला कि 2 जरूर उस नंबर में है। अभी अगला थॉट यह है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है पर 2 समाप्त नहीं होगा, जरूर बीच में कोई नंबर है वो और रहेगा। तो 2 के तुरंत बाद बेटे डिक्शनरी में देखो, जब आप बॉम्बे देखते हो ना, डिक्शनरी में बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखते हो, तो बी के तुरंत बाद बेटे क्या आता है, ए आ जाता है, फिर बी के तुरंत बाद बी आता है, बी के तुरंत बाद क्या आता है, सी आता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटे, 2 से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देख रहे हैं, पर 2 से स्टार्ट होने में भी जो तुरंत में 3 आ जाए, यानी कि हाईएस्ट पर 2, सेकेंड हाईएस्ट फेस वैल्यू पर 3, ऐसे वर्ड देख रहे हैं अपन। तो आप सोचें कितने जगह आपको भरने, 3 जगह आपको भरने, और बेटे वो 3 नंबर क्या होने चाहिए, किससे बड़े होने चाहिए, 3 से बड़े होने चाहिए। तो 3 से कौन कौन बड़ा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 नंबर बड़े। तो कितने सेलेक्ट करने हैं अपने को, 6 में से 3 जगह। अरेंज करने का तरीका क्या है बेटे, एक ही है, 63 कितना हो जाएगा, 6, 5, 4 अपॉन 3, 2, 1 कितना जाएगा बेटे, 20। ओके, तो 20 ऐसे वर्ड हैं जो पहले 2 और बाद में जिनमें 3 दिखाई देगा, यानी कि 2, 3 से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं 20। ओके, तो मेरे से जो गलती हो गई थी कि मैंने 105वीं पोजीशन पर लपक के कूद गया था, बीच में रास्ते में 97 था, पर मैं लपक के 105वीं पोजीशन पर चला गया। तो ये गलती मैं सुधार लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँ, 70, उसके बाद क्या कर लूँ, 20। इससे बेटे क्या हो जाएगा, इससे बेटे क्या हो जाएगा, 90th पोजीशन तक नंबर जो है वो मेरे पास आ गए। अच्छा, अब मुझे आगे बढ़ना है, थोड़ा स्लो चलना है। क्यों, क्योंकि 97 मेरी मंजिल पास में ही है। तो बेटे क्या होगा, 2, 3 से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स जा चुके हैं और मैं 90th पोजीशन पर आ गया हूँ, और 91st पोजीशन पर जो नंबर होगा बेटे, क्या आप बता सकते हैं, 2 के बाद 3 से स्टार्ट होने वाले सारे खत्म हो गए। अब 3 के तुरंत बाद क्या आएगा, 4 आएगा। सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा नंबर जो 2 और उसके बाद 4 है, वो क्या होगा, 4 से जस्ट बड़ा 5, 5 से जस्ट बड़ा 6, से जस्ट बड़ा, ये है अपना नंबर ऑन द 91st पोजीशन। ओके, ऑल राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 2 के तुरंत बाद 4, ऐसे कितने शब्द आएंगे जिनमें स्टार्टिंग में 2 और फिर तुरंत बाद 4 हो। तो बेटे 4 से कितने बड़े, कितने डिजिट हैं जो 4 से बड़े होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटे कितने हो गए, 5। 5 में से कितने नंबर चाहिए अपने को, 3। और अरेंज करने का तो अगेन एक ही तरीका, 5C3 बेटे कितना होता है, 10। तो अब तक मैं कहाँ पर था, मैं 90 पर था, और 90 में अगर बेटे मैं 10 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा बेटे, 90 में 10 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा बेटे, 100 आ जाएगा। जबकि 100 लाना है क्या, नहीं, अपने को तो 97th लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ओ हो, मैं अपनी मंजिल के और पास पहुंच गया। पहले मुझे ये पता चला था कि जो 97th नंबर है उसके पहले पोजीशन पर क्या आएगा, 2 आएगा। और अब की बार मुझे क्या पता चला कि 97th जो नंबर है उसके सेकेंड पोजीशन पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि जो भी नंबर है जो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पोजीशन पर है, उनमें स्टार्टिंग में 2 और उसके तुरंत बाद 4 आ रहा है। ओके, तो 2, 4 आ रहा है, तो 2, 4 के तुरंत बाद बेटे क्या होगा कि सबसे छोटा नंबर क्या आएगा बेटे, 5 आएगा। अब अपने पास केवल क्या रह गए, 2। अब आपको सोचना है 2, 4, 5
बेटे 2 4 5 के बाद कितने नंबर हैं यहाँ पर? 2 हैं। और 5 से बड़े कितने नंबर है बेटे? 6 7 8 9। कितने नंबर हैं? 6 7 8 9, 4 नंबर है। 4 में से कितने सेलेक्ट करने? 2। और बेटे 2 सेलेक्ट किया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, तो 2 4 5 से स्टार्ट होने वाले, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें स्टार्टिंग में 2 है, फिर तुरंत बाद 4 है, फिर तुरंत बाद 5 है, ऐसे कितने नंबर है बेटे? 6 हैं। तो सोचो आप, अभी आप कहाँ पर थे? 90th पोजीशन पर थे जब आपका 2 और 3 से, सॉरी 91st पोजीशन पर थे जब आपका 2 और 4 से स्टार्टिंग चल रहा था। फिर आपने 2 4 5 से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स निकाल दिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 वर्ड। यानी कि अब 96th पोजीशन खत्म हो चुकी है। पहले अपन ने क्या किया? 70 किया, फिर 20 किया, फिर अपन ने 6 किया, 70 26, और अब आ गए अपन 96। तो जैसे ही अपना 2 4 5 खत्म होगा तो तुरंत क्या दिखाई देगा अपने को? 97th पोजीशन। तो 2 4 5 अगर खत्म कर रहे हैं तो जैसे ही 5 वाले खत्म करोगे तुरंत क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 से जस्ट बड़ा क्या होता है बेटे? 7। 7 से जस्ट बड़ा क्या होता है बेटे? 8। तो अपना आंसर यानी कि जो 97th पोजीशन पर है उस नंबर का नाम क्या है? 2 4 6 7 8। तो 2 4 डज नॉट कंटेन बेटे 2 4 6 7 8, बेटे 8 है। हाँ भाई, डज नॉट कंटेन द डिजिट है ना, तो अपना आंसर जो है वो नंबर है 2 4 6 7 8 अपना आंसर था। 2 4 6 7 8 अपना आंसर था। तो डज नॉट कंटेन 4, भाई 4 तो कंटेन कर रहा है। 5, हाँ ये सही है। इसमें 5 नहीं आ रहा तो ये सही है। 7 इसमें आ रहा है, ये गलत हो गया। 8 इसमें आ रहा है, ये गलत हो गया। तो बेटे कौन सा डिजिट अपने नंबर में नहीं आ रहा था? 5 नहीं आ रहा था, है ना। तो ये 10 सवाल अपना खत्म हुआ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे भी सीक्वेंस सीरीज का काफी तगड़ा सवाल। भी सीक्वेंस दे रखा है अपने को 7/2 × 3 × 1/3, 9/3 × 4 1/3 का स्क्वायर, 11/4 × 5 × 1/3 का क्यूब एंड डैश 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 से लेकर के 10 टर्म्स है ना, 10 टर्म्स तक दे रखा है अपने को, और इसी का अपने को सम पूछा गया है। ठीक है, मैं सोचूं दिमाग जम कैसे गया है ना, इसीलिए जम गया, वो कुल्फी बनाने का काम चल रहा है। द सम ऑफ दिस अप टू 10 टर्म्स। तो बेटे किसी भी सीक्वेंस सीरीज के सवाल में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? राइटिंग जनरल टर्म। सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अपन देख पा रहे हैं 1/3 का स्क्वायर, तो बहुत शीघ्र अपने को दिख रहा है 1/3 की पावर n लिख लो चाहे r लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, अब बेटे इससे कनेक्ट करना है पावर 1 से, तो 1 से क्या है? 2 कम, 2 3 4 5 तो क्या है? नेचुरल नंबर। बस ये 2 बेटे क्या है? इससे पावर से 1 कम है। 3 क्या है? पावर से 1 ज़्यादा है। तो ये अगर ये n है तो यहाँ पर क्या बचेगा n+1, और ये इससे जस्ट 1 ज़्यादा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? n+2। ऊपर बेटे फर्स्ट टर्म कितना है? 7, सेकेंड टर्म कितना है? 9 11। तो ये ऑड टर्म आ रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो बेटे nth टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे? 2। तो आ रहा है 2n+5 है ना, ये बन रहा है। तो न्यूमरेटर में आ रहा है 2n+5। ठीक है, अब भाई आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ठीक है, वो ये है कि ये जो 1/3 की पावर n है, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, और मेथड ऑफ डिफरेंस जो इस तरह से लगेगा कि ऐसा बने 1/3 की पावर n-1 और 1/3 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लफड़ा और यहाँ पर कुछ लफड़ा, और ऑफ कोर्स बीच में माइनस साइन, समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, है ना। साइन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का। एक में पावर बेटे क्या होनी चाहिए? n-1, एक में n, ताकि आगे चल के जो है कैंची चल जाए, कट 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 मामला कट जाए, है ना।
तो अपन ने ये सोचा भाई यहाँ पर जो पावर 3 है इस हिसाब से यहाँ पर 3 या 3 का मल्टीपल ऊपर बनना चाहिए। तो बेटे 3 का मल्टीपल अगर बनना चाहिए यहाँ तो क्या है 2 का मल्टीपल है ना, 3 का नहीं है। तो अपन ने ये कोशिश करी कि 2n को कुछ ऐसा लिखें अपन 2n + 5 को कि एक नंबर जो है 3 का मल्टीपल हो ही हो, ठीक है, एक नंबर 3 का मल्टीपल हो ही हो। तो अपन ने क्या किया 3 का मल्टीपल हो ही हो, तो जस्ट आगे जो नंबर है जो 2n + 5 से अपन बनाएंगे जो 3 का मल्टीपल हो ही हो वो क्या है 3n + 2 माइनस बेटे अब 2n + 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा n + 1 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n + 1 और n + 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर n, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, लगे हाथ आम के आम गुठलियों के दाम। देखो ये जो है ना ये इससे भी कट रहा है और ये बेटे इससे कट रहा है, ठीक है। तो बेटे जब इसको डिवाइड किया ना इससे तो 3 × n + 2 बेटे कट के कितना आ जाएगा 3/n + 1 माइनस बेटे n + 1 कट के कितना आ जाएगा 1/n + 2। देखो बन गया ना आपका। ये 3 जो है आपकी आगे हेल्प करेगा यहाँ पर पावर को कम करने में, ठीक है। अपन ने बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन आपका आ ही गया है ना, ये इंटू ये कर दिया है ना, तो ये इंटू ये किया बेटे कितना आएगा 1/n + 1 और 3 की एक पावर काट के कितना आएगा 1/3 की पावर n - 1 है ना। और इसको लिख रहा हूं अब मैं 1/n + 2 1/3 की पावर n, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ये आपका आपने जो फर्स्ट टर्म था या nth टर्म का उसको लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे t1 को लिखेंगे, फिर t2 को लिखेंगे, फिर t3 को लिखेंगे, फिर tn n डैश डैश, है ना। तो लिखना चालू करते हैं। जहाँ जहाँ n है n की जगह रख दिया 1, n की जगह रख दिया 2, n की जगह रख दिया 3, nth टर्म, nth टर्म तो ये स्वयं ही है, और अपना Sn है ना। बेटे Sn क्या होता है t1 + t2 + t3 है ना, इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करना है, ऐड किया, ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन, है ना। कैंची कैसे चल रही है श्यों श्यों श्यों, है ना। तो एक टर्म बेटे यहाँ बचेगा और एक टर्म बेटे यहाँ बचेगा, है ना। तो अपना Sn आ चुका है, कितना आ गया 1/2, ये 1/2 और माइनस 1/n + 2 इंटू 1/3 की पावर n। बेटे देख लो 1/2 माइनस, अच्छा n की जगह रखना होगा बेटे अपने को, 10 टर्म है ना तो 10 रखना है n की जगह, है ना। तो n की जगह 10 रख के क्या बनेगा 12 × 3 की पावर 10, तो 12 × 3 की पावर 10 यही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है भाई। सीक्वेंस सीरीज में अपन ने यही सीखा कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना था और ये काफ़ी हटके सवाल था क्योंकि इसमें 1/3 जैसा कुछ दे रखा था। तो याद रखें 1/3 जैसा कुछ हो तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये प्रोफाइल जो है वो इस तरह के प्रोफाइल में रिड्यूस करना होगा आपको, है ना। कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है। मेथड ऑफ डिफरेंस है कि समथिंग और पावर में क्या होना चाहिए बेटे, एक का फर्क, है ना। Okay, next question. Consider the following statements. Statement 1, the equation this represents two real lines on the Cartesian plane. ये दो रियल लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो बेटे स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं। A general equation of degree 2 denotes a line pair if, बिल्कुल सही बात है। लाइन पेयर तब होता है जब ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² कितना होता है 0। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं बेटे। यहाँ पर बताना चालू करो। A का वैल्यू कितना है बेटे 1, B का वैल्यू कितना है बेटे, B का वैल्यू है
2, C का वैल्यू कितना है 5, F का वैल्यू कितना है बेटे 2F कितना है बेटे -4, तो F कितना आ जाएगा -2, 2G बेटे कितना है -2√3, तो G कितना आ जाएगा -√3, H बेटे XY तो है ही नहीं, तो H कितना हो जाएगा 0। हाँ भी तो ABC कितना हो जाएगा 10, ट्वाइस FGH बेटे FGH तो कितना है 0, ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर है ना, -AF स्क्वायर बेटे कितना आ रहा है -4, माइनस BG स्क्वायर ये आ जाएगा -CH स्क्वायर है ना, माइनस कितना आएगा 0, तो बेटे कितना आ गया 0 आ गया। ओके तो ये 0 आ रहा है, पर बेटे इसमें ना एक बात है ना इसमें छुपा ली है ना, वो छुपा के ली कि रियल लाइन की कंडीशन होती है h² - AB है ना, ये क्या आना चाहिए 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो बेटे h कितना है यहाँ पर 0 और AB कितना है बेटे 1 × 2 है ना, तो ये कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा, 2 रियल लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें h² - AB 0 या उससे बड़ा नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए था, तभी आप फैक्टराइज कर सकते हो रियल फैक्टर्स में है ना। तो भाई ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, ये तो करेक्ट है, और पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया 2 रियल लाइंस ऑन द, ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट इज फॉल्स और सेकंड इज ट्रू है ना, डी ऑप्शन अपना आंसर। बेटे बस में एक ही ट्रिक शॉट था कि आपको ये भी चेक करना था h² - AB है ना, आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के देख भी सकते हो, देखो x², तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा बेटे x - √3 का स्क्वायर है ना, ऐसा बन रहा है, 2y² 4y है ना, इसमें देख लेते हैं 2 × y² - 2y बन रहा है, +1 कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार, तो आ रहा है x - √3 का स्क्वायर +2 × y - 1 का स्क्वायर, बेटे यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटे 5, ये लिखा हुआ है। ओके तो ये क्या लिखा है समथिंग का स्क्वायर +2 × समथिंग का स्क्वायर, और बेटे स्क्वायर हम जानते ही हैं स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 या उससे बड़ा, तो अगर 0 या उससे बड़ा है तो x का वैल्यू क्या हो गया √3 और बेटे y का वैल्यू कितना हो गया 1, दोनों होने चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए ये भी 0 होना चाहिए, तो बेटे लाइन तो ये आ ही नहीं रहा, ये तो क्या आ गया सिंपली एक पॉइंट लिखा हुआ है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटे क्या है √3, 1 है ना, ये पॉइंट है, तो लाइन तो ये आया ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। बस आप ये ध्यान रखना h² - AB भी 0 या उससे बड़ा होता है, केवल ये नहीं होता है, इसके अलावा रियल लाइन की कंडीशन ये होती है, इसमें डिनोट्स लाइन पेयर तो करेक्ट है, पर रियल लाइन पेयर के लिए एडिशनल कंडीशन आती है h² - AB 0 या उससे बड़ा, यहाँ पर इसने बोला ना 2 रियल लाइंस। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। A variable circle C has the equation where t is a parameter. If the power of point with respect to point AB, the circle C is constant, then the ordered pair AB is. Ordered pair AB is. अच्छा तो बेटे अपन पावर ऑफ पॉइंट है ना, बेटे पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है S1 है ना, और बेटे S1 कैसे लिखते हैं, जहाँ जहाँ आपका x और y है वहाँ वहाँ x और y की जगह आप क्या कर दो AB कर दो, तो कर दिया अपन ने a² + b² - 2 × t² - 3t + 1 × a minus twice of t² + 2t × b + t, और बेटे ये क्या बोल रखा है इज विद रिस्पेक्ट टू सर्कल इज कांस्टेंट, यानी कि ये वैल्यू क्या है बेटे लैम्डा, मान लेते हैं लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट है ना, ये दे रखा है अपने को, पावर ऑफ पॉइंट इज कांस्टेंट। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में बोला है, इफ द पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल सी इज कांस्टेंट देन द ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो टी इज अ पैरामीटर, टी कुछ भी हो हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो अपने दिमाग में ये आया कि भाई टी की टर्म में अगर इसको देखें तो ये तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, टी की टर्म में क्या है क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको तसल्ली से,
तो बेटे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा, यहाँ से बेटे कितना आ रहा है -2a, बेटे यहाँ से कितना आ रहा है -2b, ठीक है ना। और टी का कोफिशिएंट देख लेते हैं, बेटे टी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 6a, और टी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है -4b, और यहाँ से टी का कोफिशिएंट आ रहा है 1। बाकी एब्सोल्यूट टर्म आ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना क्वाड्रेटिक है ना। वेरिएबल सर्कल सी हैज द इक्वेशन दिस विद रिस्पेक्ट टू सर्कल सी, देन द ऑर्डर्ड पेयर इज। बेटे अब ये क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटी बेटे क्या है, हमेशा 0 है ना, फॉर ऑल टी, कुछ भी आप टी ले लो, ये क्वांटिटी हमेशा 0 है। इसका मतलब क्या होगा बेटे, याद करो आइडेंटिटी इन x। मान लो ऐसा दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, हर एक x के लिए क्वांटिटी 0 है। तो बेटे यहाँ से क्या कमेंट कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट हैं a b c, बेटे सभी कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, ऑल द कोफिशिएंट आर 0। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया, -2a -2b इज 0, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे a प्लस b 0, साथ साथ 6a -4b प्लस 1 इज 0, और बेटे साथ साथ एब्सोल्यूट टर्म है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या निकालना था a b, तो बेटे वो तो यहाँ से ही आ जाएगा। अच्छा a इज इक्वल टू -b है, तो यहाँ पर रख दिया, tan a प्लस 1 इज 0, तो a का वैल्यू कितना है बेटे -1/10। अच्छा a -1/10 है, पहले वाले इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है, b भी कितना आ गया 1/10, तो a -1/10 b 1/10 है ना, तो आंसर है -1/10 1/10 है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटे, सर्कल की इक्वेशन में रख दो आप, x की जगह x1 y की जगह y1, याद रहे √S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर उसके बाद तो बस कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक का एक छोटा सा फंडा है कि आइडेंटिकली 0 में क्या करना होता है, सारे कोफिशिएंट्स को आपको 0 करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x²। बेटे यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर है ना 40x की जगह आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। हाँ, लाइज इन द इंटरवल रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। इसके आंसर बताने अपने को कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। तो बेटे फ्रैक्शनल पार्ट की जो जड़ है, ठीक है, वो किस में है, उसको खोलने में है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को बेटे खोलते कैसे हैं, आप उसका ग्राफ याद करो, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, ऐसा होता है। ये बेटे क्या है 0 से 1। बेटे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x। हाँ बेटे ये कितना हो जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू x माइनस 1। बेटे ये क्या है 3, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, ऐसे इस तरह से। और यहाँ की तरफ भी अपन जानते ही है ना, -1 से 0। ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटे, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, ऐसा होता है। ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल है ना। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखो, चेकआउट करो, चेक ऑप्शंस। ऑप्शन तो देखा, ओके। तो बेटे ये ऑप्शन जो है ना वो क्या कह रहा है, आंसर जो है 2 से बड़ा है, समझ में आ रहा है। 23/10 बेटे क्या होगा, 2 से बड़ा, और 83/10 का मतलब क्या बेटे 8.3 से छोटा। ओके ठीक है बेटे, ये भी क्या कह रहा है, ये भी सेम है, 2 से बड़ा और ये 7.5 से छोटा, ठीक है। तो बेटे 23/10 हर जगह क्या है आ रहा है ना, 3 जगह आ रहा है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि अपन ऐसा करें, x का वैल्यू लें अपन 2 से 3 है ना, ताकि अपन फ्रैक्शनल पार्ट को खोल पाए, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को खोल लोगे तो बेटे 2 से 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटे, यहाँ से देखो, ग्राफ से देखो बेटे कितना आएगा x माइनस 2, तो अपन ने खोल लिया। अज्यूमिंग
क्या अज्यूमिंग कि x इज बिलोंगिंग टू 2 to 3। क्यों हमने ऐसा माना? क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस में बेटे यही 2.3 से बड़ा ये कह रहा था, है ना। तो ठीक है, लिखते हैं 4x² माइनस 40x प्लस 51 प्लस 40 इंटू x माइनस 2 इज 0। बेटे 40x कट गया यार, 4x² इज इक्वल टू 80 माइनस 51, तो x का वैल्यू बेटे कितना आ रहा है 29 रूट 29/2, और एक बेटे नेगेटिव भी आ रहा है ना, माइनस रूट 29/2। नेगेटिव से तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हम मान के ही चल रहे थे कि x का वैल्यू क्या है 2 से 3। तो बेटे बहुत ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से, कि रूट 29 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, या बेसिकली आपको सोचना है कि जो आंसर है, ठीक है, क्या ये 2 से 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वेरी क्लियरली वी नो कि रूट 29 बेटे ठंडे ठंडे है ना, 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो बेटे रूट 29/2 वेरी क्लियरली 2.5 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो क्या ये जो आंसर है, इज दिस आंसर इन अकॉर्डेंस विद आवर assumed condition? Is it according to assumed condition? क्या ये कंडीशन जो अपने मान के चल रहे थे, क्या उनके अंतर्गत ही आ रहा है, कहीं उसके अलावा तो नहीं आ रहा, बाहर तो नहीं आ रहा। जैसे ये बेटे ये आंसर था ना, ये तो आप मान रहे थे 2 से 3, और ये कहाँ चला गया, नरक में, तो उससे तो अपना कोई लेना देना ही नहीं, इस आंसर को इग्नोर करना ही था। पर क्या ये आंसर इग्नोर करेंगे या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो बेटे ये जो कह रहा था ना, ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि आंसर तो आपका 2 से 3 के बीच में है ही है, और 2.3 से बड़ा ही है। हमने तो एग्जैक्ट निकाल दिया, एग्जैक्ट, कि रूट 29/2 आंसर है, और हाँ ये आंसर करीब करीब मुझे लग रहा है कि 2.3 जो भी होगा 2.5 से बड़ा है बेसिकली, ठीक है। तो अब तक हम ये शॉर्टलिस्ट कर पाए कि आगरा, बॉम्बे और दिल्ली आंसर है। अब बेटे बाकियों को देखते हैं। अच्छा, तो भी बाकियों से ये लगा ये 7 है, ये 7 से बड़ा है, और ये भी बेटे 7 से बड़ा है। तो आंसर देख लेते हैं। दिमाग में आता है 7 से 8, और एक आता है 8 से 9, है ना। इसको सोच के क्या आता है बेटे 8 से 9, और इन दोनों को सोच के क्या आता है बेटे 7 से 8, है ना। तो देख लेते हैं, चलो। तो 7 से 8 का बेटे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटे, x माइनस 7, यस, है ना, वेरी गुड। रख देते हैं। तो 4x² माइनस 40x प्लस बेटे कितना है 51 प्लस 40 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये और ये गॉन। 4x² कितना बेटे आ गया, 7 4 ज़ा 28, 280 माइनस 51, तो 230 का 229। तो x बेटे कितना आ गया, रूट ऑफ 229/2 और माइनस 229/2। चेक करना होगा, ये तो आउटराइटली रिजेक्ट, हट जाए से। इसको देखना होगा 7 से 8 के बीच में है कि नहीं है। तो 229 के बीच बेटे जो सबसे पास में नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है 15, और बेटे 229 से बड़ा क्या है 16, है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो 229 रूट 229 जो है अपॉन 2, वो बेटे क्लियरली क्या है 7.5 से बड़ा और 8 से छोटा। क्या ये आंसर इज कमिंग इन अकॉर्डेंस विच वी हैड अज्यूम्ड? हाँ, हमने माना था आंसर 7 से 8 के बीच में है, और यस आंसर निश्चित रूप से 7.5 से 8 के बीच में है, ठीक है। तो बेटे ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि 7 से बड़ा आंसर नहीं है, और जबकि 7 से बड़ा एक आंसर है। अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। तो 7 से बेटा 7.5 से बड़ा एक आंसर है, यहीं से दिख रहा है ना। एक आंसर जो है वो क्या है 7.5 से बड़ा, जबकि ये कह रहा है आंसर 7.5 से बड़ा नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। पर अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अपन देखते हैं कि 8 से 9 के बीच में भी आंसर है कि नहीं है। तो अपन देख लेते हैं x का वैल्यू 8 to 9। तो x अगर 8 to 9 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेटे कितना होगा
x माइनस 8 और ये आ जाएगा 4x² माइनस 40x प्लस 51 प्लस बेटे 40 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये और ये बेटे ये गॉन, तो 4x² बेटे कितना आ रहा है 8 4 32 320 माइनस 51 बेटे कितना आ जाएगा 270 269। तो बेटे x का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 269 अपॉन 2 और माइनस अंडर रूट ऑफ 269 अपॉन 2। गायब क्यों, नेगेटिव आंसर लेना ही नहीं है बेटे। 269 के पास में जो नंबर है जो सबसे अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है वो बेटे क्या है 256 है ना। तो 256 किसका स्क्वायर है 16 का, और 289 बेटे उसका क्या है 17 है ना, और 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो बेटे ये जो नंबर है ना वो किससे बड़ा है √269 अपॉन 2 क्लियरली 8 से बड़ा है और बेटे 8.5 से छोटा है। तो क्या ये जो आंसर आया अपना इज इट अकॉर्डिंग टू आर अज्यूम्ड क्वांटिटी, अज्यूम्ड रेंज के अकॉर्डिंग आ रहा है क्या? यस, ये आंसर अज्यूम्ड रेंज के अकॉर्डिंग आ रहा है। और थोड़ा और खड्डे में जाके सोचना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है 8.3 बोला है बेटे। 269 का अपने को रूट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो 8.3 से छोटा है कि नहीं है ना। आंसर को शॉर्ट बताना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो 269 बेटे स्क्वायर रूट मेथड, तो 16 का 16 6 कितना होता है 256। यहाँ से अपन पेयर बनाते हैं, 1 1 1 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 169, फिर 1 1 का कितना हो जाएगा 2 और 2 6 26 इंटू 6 है ना, 6 6 36 156 है ना, तो ये आएगा 156। ये कितना आ जाएगा 13, फिर 2 0 और 6 6, फिर 2 6 6 का बेटा 26 और 6 कितना होता है बेटे 32। इसके आगे आपको सोचना है 32 के आगे क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो 32 अपन ने 4 करके देखा, 4 है ना, तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 का 9, 4 3 ज़ा 12 है ना। हाँ आ रहा है, काफ़ी करीब आ रहा है। तो 3 2 4 और 16.4 तो कितना आ जाएगा 1296। तो बेटे ये जो नंबर है करीब करीब है ना 16.4 आ रहा है, वेरी क्लोज है ना, वेरी क्लोज। क्योंकि ये नंबर बेटे कितना आ जाएगा 4, फिर आएगा 2 0 और बेटे 3 2 4 प्लस 4 है ना, 3 2 4 प्लस 4 बेटे कितना आएगा 3 2 8 और फिर आगे डैश, और आपको नंबर सोचना होगा जो कि क्लियरली क्या है 0 है, वेरी क्लियरली 0। तो इसका मतलब दिस इज वेरी क्लोज टू 16.4 और 16.4 को 2 से डिवाइड करोगे बेटे कितना आएगा 8.2। तो ये नंबर है 8.2। तो क्या 8.2 जो आंसर है क्या वो 8.3 से कम होता है? हाँ होता है। तो ये आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। वैसे अपन थोड़ी देर पहले ही अपन डिटरमाइन कर चुके थे हमारे अंदाजे से कि आंसर जो है ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या देखा, आपको जब भी फ्रैक्शनल पार्ट से रिगार्डिंग इंटरवल पूछा हो कि भी कौन से इंटरवल में आंसर आएगा, तो बार बार आप क्या करें खोल करके देखें है ना, फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग इंटरवल में कि इस इंटरवल में ये है। जैसे मैंने इसको देख के क्या सोचा 7 से 8 खोल लें, इसको देख के क्या सोचा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 खोल लें। टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि एक ऑप्शन को देखने के लिए, एक इंटरवल को देखने के बाद आप एक ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर ही पा रहे हैं आराम से है ना, तो टाइम नहीं लगेगा। केवल 2-3 इंटरवल में आपको खोलने की जरूरत है। हाँ भाई, एक और मेथड से आप कर सकते हैं जो थोड़ा सा और छोटा पड़ सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मेथड है ग्राफ का। मैं तो उस मेथड को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल मानता हूँ, ठीक है, मैं इस मेथड को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल मानता हूँ क्योंकि सबसे पहले इसमें ये सोचने में बहुत क्लियरली आना चाहिए कि एक तरफ कौन सा फंक्शन
और दूसरी तरफ कौन सा फंक्शन अपने को बनाना है। जैसे इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है ना, ये बहुत सुंदर सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये अपना एक सुंदर सा फंक्शन जिसका अपने ग्राफ देखा ही है। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जानते हैं तो आप 40 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट का बखूबी जानते होंगे। एक्चुअली इसमें सुंदरता इसलिए है, ग्राफ वाले मेथड में सुंदरता इसलिए है क्योंकि ये जो देख रहे हो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसको एक बार ट्राई करते हैं फैक्टराइज करने का। तो अपन ने देखा 4x² माइनस 40x प्लस 51 और बेटे 4 इंटू 51 कितना हो जाएगा बेटे 204 और दो नंबर जो है उनका प्रोडक्ट है 204 और बेटे उनका सम जो है वो क्या है -40। तो अपन ने ट्राई किया, कुछ दिमाग में आ रहा है -36 इंटू -4 नहीं आ रहा, -35 इंटू -5 175 नहीं आ रहा, -34 इंटू -6 तो 180 और 24 हाँ आ गया, ठीक है। तो अपन फैक्टराइज कर लिए, स्प्लिटिंग दिख गया अपने को। तो स्प्लिटिंग क्या है बेटे -6x -34x और प्लस 51 है ना, और यहाँ से बेटे 2x -3 दिख रहा है अपने को, 2 इंटू 2x -3 2x इंटू और माइनस बेटे 2 कॉमन लेके -17 कॉमन लेके 2x -3 है ना। तो इजी गोइंग में अपने को 2x -17 और 2x -3 बेटे दिख रहा है प्लस बेटे 40 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा था, आप एक फंक्शन को एक तरफ और एक फंक्शन को आप दूसरी तरफ रख के ग्राफ बनाएं। तो क्वाड्रेटिक को उधर उचका लेते हैं ना, 40 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक है ना। अब बेटे दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक फंक्शन का नाम है बेटे 40 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और बेटे दूसरे फंक्शन का नाम है नेगेटिव ऑफ 2x -3 मल्टीप्लाइड बाय 2x -17 है ना। बेटे जितनी जगह पर है ना, जहाँ पर ये ग्राफ जो है एक दूसरे से भिड़ रहे होंगे वो पॉइंट्स का अपन अंदाजे से आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे फ्रॉम द ग्राफ कि वो पॉइंट किस इंटरवल में, और जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे ओके ये पॉइंट यहाँ के अंदाजे से यहाँ पर है, तो बस उसको देख करके अपन ऑप्शंस को देख करके क्लियर कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके तो बेटे ये ग्राफ बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। आपको मैंने अभी थोड़ा बताया ही कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बेटे कैसा होता है ना, 0 से 1 में कैसा होता है, ऐसा होता है x। तो बेटे इसको भी खोलोगे ना आप, किस में खोलोगे आप, 0 से 1 में। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय, मैं बता देता हूँ, 40 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेटे क्या होगा 40 इंटू एक्स, जब x का वैल्यू क्या है बेटे 0 से 1। क्लियर है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है x, तो ये आ जाएगा 40x, फिर आएगा बेटे 40 इंटू x -1, जब x का वैल्यू क्या है बेटे 1 से 2। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, तो बना लेते हैं ना। तो बेटे 40x है ना, तो 0 पर 0 और थोड़ा बड़ा आएगा, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अच्छा जी, ये x कोऑर्डिनेट आ गया अपना 1, ये x कोऑर्डिनेट 0। फिर बेटे यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा इस तरह से ग्राफ, इस तरह से ग्राफ एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। अब बेटे आपकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए, ये नेगेटिव साइन बेटे क्या कह रहा है कि पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग, और बेटे रूट्स क्या है बेटे इसके 3/2 और 17/2 ना। बेटे 3/2 कहाँ पर आएगा बेटे, यहाँ पर आएगा है ना, 1 और 2 के बीच में 3/2, और बेटे थोड़ा 8 है ना दूर जाके आएगा है ना, तो 8.5 है ना। तो मान लो बेटे कि यहाँ पर जो है आपका, अंदाजे से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पर आपका बेटे 9 है ना, बीच में डैश 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 है ना। तो आपका बेटे जो पैराबोला है डाउनवर्ड फेसिंग है, इस पॉइंट से पास कर रहा है बेटे और 8.5 है ना, इससे पास कर रहा है बेटे, और यूँ बन जाएगा आपका पैराबोला है ना, यूँ करके बना रहा हूँ। तो बनाया यूँ करके पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग।
अंदाजे से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अंदाजे से बना रहा हूँ। बस ये मद्देनज़र रखते हुए कि इस पॉइंट से पास करे, इस पॉइंट से पास करे और डाउनवर्ड फेसिंग हो। बस 3 मुख्य बातें, 3 इंपॉर्टेंट बातें कि इन पॉइंट से पास करे। तो अंधा भी देख के बता देगा कि बेटे एक आंसर जो है ना वो लपक के दिख रहा है, 2 से 3 के बीच में आएगा एक, यानी कि सबसे छोटा जो आंसर है वो क्या है बेटे, 2 से बड़ा, यानी कि 2 से पीछे की तरफ आंसर नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 से राइट साइड में। और क्लियरली एक आंसर, वेरी इजीली वी कैन सी, वेरी इजीली कि एक आंसर 8 से बड़ा है, एक आंसर 8 से बड़ा है, और बेटे 9 से बड़ा तो कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो भाई 2 से बड़ा एक आंसर है, 2 से छोटा आंसर नहीं है। ठीक है भाई, तो 2 से बड़ा तो आंसर है, तो बेटे ये बात तो ठीक है, चलो बेटे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 से बड़ा एक आंसर है और ये कह रहा है 8 से बड़ा आंसर नहीं है। ये कह रहा है बेटे 2 से 3 आंसर नहीं है, जबकि दिख रहा है 2 से 3 आंसर, ये गलत हो जाएगा। बेटे ये कह रहा है कि 8 से बड़ा आंसर नहीं है, जबकि 8 से बड़ा आंसर है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। और 8 से बड़े के लिए, 8 से बड़े के लिए बेटे ये गलत है ना, 8 से बड़े के लिए ये गलत, और बेटे 2 से बड़े के लिए ये वाला गलत, तो एक ही आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, ग्राफ से भी आप कर सकते हैं, बस आपको सही ग्राफ क्वाड्रेटिक एक तरफ और फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 40 एक तरफ बनाना था। ठीक है, तो इससे आपका ग्राफ रिवाइज हो गया आपका, है ना, स्केचिंग की आपको अच्छी नॉलेज हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस m टाइम्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू n π/2 इज। कितने इस सवाल के सॉल्यूशंस हैं जहां पर दे रखा है अपने को कि m जो है पॉजिटिव है और n 0 या उससे कम है। अच्छा, मैं तुरंत दिमाग में आया कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, ITF का सवाल है, cos इनवर्स x का रेंज याद करो। cos इनवर्स x बेटे क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, क्या होता है 0 से पाए। तो निश्चित रूप से cos इनवर्स जो है हमेशा क्या होता है बेटे, 0 या उससे बड़ा। एक बार दोबारा लिख के देखते हैं इक्वेशन को। ये कह रहा है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मैंगो टाइम्स cos इनवर्स x, और राइट साइड में दे रखा है बेटे n π/2। तो इस तस्वीर का मैं वर्णन कर रहा हूँ, है ना, इस चित्र का वर्णन कर रहा हूँ। n 0 या उससे कम है, तो 0 या उससे कम इंटू बेटे 90 क्या हो जाएगा, 0 या उससे कम। बेटे ये नंबर क्या है, 0 या उससे बड़ा। cos इनवर्स क्या होता है, हमेशा 0 या उससे बड़ा। बेटे ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, 0 या उससे बड़ा। तो पॉजिटिव इंटू 0 या उससे बड़ा क्या होगा बेटे, 0 या उससे बड़ा। तो इधर आ रहा है 0 या उससे बड़ा प्लस 0 या उससे बड़ा, जो कि खुद क्या होगा बेटे, 0 या उससे बड़ा। और इधर आ रहा है 0 या उससे बड़ा, इधर आ रहा है 0 या उससे छोटा। तो ये बातें जो हैं, एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तरफ लेस देन इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल कि ये दोनों बराबर हो पाए? यस, केवल एक ही सिचुएशन में, जब ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी 0 और LHS भी क्या हो जाएगा 0। और LHS को 0 होने के लिए ये भी 0 और ये भी 0 है ना, इस बात को लिखते हैं। ये होना चाहिए 0, साथ की साथ ये भी होना चाहिए 0, साथ की साथ राइट साइड n भी होना चाहिए 0। बेटे इधर देखते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। बेटे cos इनवर्स समथिंग इज 0, तो समथिंग बेटे क्या हो जाएगा, cos 0। बेटे cos 0 कितना होता है, 1। इससे क्या आ जाएगा बेटे, x मस्ट बी 0। cos इनवर्स x 0, तो x कितना हो जाएगा, cos 0, यानी कि x कितना हो जाएगा, 1। तो कुल मिला के बात ये है कि इसको 0 और इसको 0 होने के लिए x को 0 और 1 एक साथ होना पड़ेगा, यानी कि एक ही वैल्यू एक साथ। क्या ऐसा हो सकता है कोई वेरिएबल क्वांटिटी दो अलग अलग फिक्स्ड वैल्यूज को अज्यूम कर ले? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही इक्वेशन के दौरान x का वैल्यू 0 भी हो और x का वैल्यू 1 भी हो, है ना। दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब कोई आंसर आ ही नहीं रहा। जो आ सकता था, संभावना जिसकी थी वो ये थी कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0 हो जाए, इससे आंसर आता। पर इससे जो चीज़ आ रही है वो तो अपने आप में एक मजाक है, ठीक है, और मजाक को हम सीरियसली नहीं लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बेटे, 0। आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा,
बाउंडेडनेस का सवाल था, है ना, बाउंडेडनेस का सवाल, जहाँ पर एक जगह क्या है पॉजिटिव, एक जगह क्या है नेगेटिव, है ना, तो अपन को इसको टैकल करना आता है। हाँ भाई, अगला सवाल लिमिट का है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 90 साइन एक्स अपॉन कॉज इनवर्स ऑफ, बहुत ध्यान समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसमें आया है 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो इस सवाल को देखते ही दिमाग में आता है कि एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, उसके एप्लीकेशन बहुत वाइड है, और आता है दिमाग में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना, याद करो बेटे। साइन 3x कितना होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स का क्यूब, है ना, याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया। तो बेटे क्या प्रकट हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/4 3 साइन एक्स माइनस, और बेटे साइन 3x क्या है बेटे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये और ये बेटे गॉन, क्या प्रकट होगा बेटे माइनस माइनस से बेटे क्या आ जाएगा प्लस 4 साइन एक्स का क्यूब, है ना, 4 से 4 गॉन, क्या आ जाए बेटे का साइन एक्स का क्यूब। ऑल राइट, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार और स्पष्ट लिख देते हैं। अब क्या बन रहा है सिंप्लीफाई करके, ये बन रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 90, ऊपर आ रहा है साइन एक्स, नीचे आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का क्यूब, है ना, ये बन रहा है। अब आपको देखना होगा कि साइन एक्स के क्यूब में आपने जब x की जगह 90 रखा, है ना, तो क्या होगा। तो हम जानते हैं बेटे साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। पर बेटे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो बहुत ही गंदगी कर रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसको क्या समझ में आता है, उसको तो बस एक ही बात समझ में आती है बेटे, साइन के ग्राफ को ध्यान से देखो, साइन के ग्राफ को ध्यान से देखो, उसमें 90 को ध्यान से देखो बेटे, 90 पर बेटे क्या आता है मैक्सिमा, क्या आता है बेटे 90 पर मैक्सिमा। और बेटे इसमें अगर आपने 90 के आसपास के नंबर रखे, है ना, साइन एक्स के क्यूब में आपने x की जगह 90 के आसपास नंबर रखे, क्योंकि लिमिट का मतलब बेटे क्या होता है याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x अगर 90 को जा रहा है, इफ x इज टेंडिंग टू 90, तो एक गारंटी है कि x 90 तो नहीं है, क्या है 90 से थोड़ा कम है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 के लेफ्ट नेबरहुड में है, 90 के राइट नेबरहुड में, पर 90 नहीं है, ठीक है। तो 90 नहीं है तो कहाँ होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, यानी कि मैक्सिमा होने की वजह से नेबरहुड में x का वैल्यू 90 के नेबरहुड में होने की वजह से साइन का वैल्यू क्या 1 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो साइन जो है 90 के आसपास, 90 प्लस बोल दो चाहे आप 90 माइनस बोल दो, दोनों ही क्या है 1 से कम है। और फर्दर बेटे इसका क्यूब कर दो आप, तो इसका क्यूब भी बेटे क्या हो जाएगा 1 से कम, है ना बेटे, 1 से कम का क्यूब क्या होगा बेटे 1 से कम, और 90 से कम इसका भी क्यूब क्या बेटे क्या हो जाएगा 1 से कम। 1 से कम का क्यूब चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, दोनों ही LHL RHL दोनों में ही इसका वैल्यू क्या है 1 से कम है। और बेटे आप तो जानते ही हैं, है ना, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से कम का जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटे क्या हो जाएगा 0, 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो क्या लिखा हुआ है बेटे, अभी तो मैंने लिमिट नहीं लगाई, याद रहे मैंने लिमिट नहीं लगाई है। ऊपर क्या चल रहा है बेटे साइन एक्स, और बेटे नीचे क्या आएगा कॉस इनवर्स ऑफ एग्जैक्ट बेटे कितना आ जाएगा 0। बेटे कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, व्हाट इज कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 होता है 90, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0। बेटे साइन 90 कितना हो जाएगा, अब इसमें लिमिट लगानी है आपको, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है एग्जैक्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट टेंडिंग टू 0, इट इज एग्जैक्ट 0, ठीक है। तो जहां कहीं भी एग्जैक्टनेस आती है वहां पर तो आप सीधे सीधे वैल्यू पटक देते हो, उसमें लिमिट का कोई रोल नहीं होता है। ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट जैसा नहीं है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और आप कर रहे हो बेटे साइन एक्स अपॉन एक्स, और हाँ ये 1 आ रहा है क्योंकि ये नंबर टेंडिंग टू 1 है, ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कर देंगे तो क्या होता है
एग्जैक्ट जीरो आता है ना, याद आ गया होगा आई थिंक आपको कि इसका वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आता है। तो बेटे साइन 90 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1/π/2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2/π। बेटे 2/π आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन। तो इस सवाल से अपन ने क्या सीखा, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बहुत बड़ी जो रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको समझा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा एग्जैक्ट आता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ कहीं मेंशन्ड हो पहले आप फंक्शन को खोल लें, फंक्शन को बना लें ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से, फिर बाद बाकी जो बचा ठीक है उसको फिर आप बाद में लिमिट के फंडों से आप टैकल कर सकते हैं, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट तो एग्जैक्ट ही आता है। ओके, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड के इफ पॉसिबल सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। भाई ये फंक्शन जो है ध्यान से देखो, ये पीस वाइज डिफाइंड है, अपने को दे रखा है एक्स नेगेटिव के लिए फंक्शन है ln ऑफ 2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस साइन 3x का होल स्क्वायर। जीरो पर फंक्शन डिफाइंड है के, और बेटे पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है e की पावर साइन 2x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस टेन 9x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो कौन से टॉपिक का सवाल है ये, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बेटे कंटिन्यूस एट 0 है ना, इसके मायने क्या होते हैं, आप LHL निकालो 0 पर, RHL निकालो 0 पर और चेक करो, है ना। मैं लिख देता हूँ 0 पर LHL इज इक्वल टू 0 पर RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू वेल डिफाइंड, है ना। ये होती है परिभाषा कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है। बेटे 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, पहली ब्रांच से, तो लगा दिया वहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और बेटे थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते चलते हैं। लॉग के साथ, लॉग कब खुश रहता है भाई, लॉग कब खुश रहता है, जब लॉग के साथ क्या है 1 प्लस। तो बेटे लॉग के साथ ले लिया अपन ने 1 प्लस समथिंग समथिंग, और नीचे तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं ना, लॉग के साथ पहले से ही 1 प्लस है साइन 3x, है ना, ऐसा चल रहा है। ओके बेटे 1 माइनस कॉस 2x क्या किया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ln ऑफ 1 प्लस, या लगे हाथ चलो लिख लो 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर। इसको बेटे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 साइन स्क्वायर से, शांति मिल गई इसको। इसको बेटे शांति के लिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर, सब शांत हो गए, है ना। जब तक x नहीं आया था तब तक हमें शांति नहीं मिलती। बेटे साइन 3x के लिए क्या करेंगे, साइन 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको शांति मिल गई साइन 3x का स्क्वायर, और इसके लिए क्या करेंगे बेटे 3x का स्क्वायर, कितना जाएगा बेटे 9x स्क्वायर, मिल गई शांति। बेटे ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर गॉन, कितना आ गया बेटे 2/9। ओके, तो हमने देखा LHL कितना आ रहा है बेटे 2/9। तो बेटे क्लियर है, अगर ये बेटे 2/9 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 2/9, तो इसको 2/9, तो ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया गलत। आंसर क्या हो गया कलकत्ता या दिल्ली, मैं होता तो कलकत्ता करके भाग लेता, ठीक है। अच्छा आगे अब अपन बेटे ये निकाल लेते हैं 0 प्लस, तो लगा दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, या 0 प्लस एक ही बात है, e की पावर साइन 2x माइनस 9। इसको बेटे शांति देनी है, इसको शांति कैसे पड़ेगी साइन 2x से, बेटे इसको शांति देनी है, कैसे शांति आएगी 2x से, और नीचे कौन है बेटे लॉग ln ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 9x, इसको शांति देनी है, आसान सवाल है, टेंजेंट ऑफ 9x इंटू टेंजेंट ऑफ 9x अपॉन, इसको शांति देनी है 9x, ठीक है बेटे। ये कितना आ जाएगा 1, 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 x कट के कुल मिला के कितना आ गया 2/9, e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू, याद करो स्टैंडर्ड लिमिट, ये कितना आता है 1।
याद करो बेटे, ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आता है 1, टेन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आता है 1। तो अपन ने देखा LHL भी 2/9 आ रहा है, RHL भी 2/9 आ रहा है और दोनों वेल डिफाइंड है, तो f ऑफ 0 क्या हो जाए 2/9, इससे फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो आंसर क्या है डेफिनेटली 2/9 है ना। तो आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अपन ने आज ये 12 क्वेश्चन तक कर लिया। नेक्स्ट वन पे अपन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे है ना। बाय बाय।